तक हमने पढ़ लिया महमूद गजनवी तक के बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज हम चल रहे थे साथ में कहाँ पर, हम अरबों के आक्रमण पर कंप्लीट कर कर हमने तुर्कों का आक्रमण पढ़ा था, राइट। हमने अरबों का आक्रमण कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। हमने तुर्कों का आक्रमण पढ़ना था। पहला था हमारा टॉपिक कौन सा, पहला टॉपिक था आपका अरबों का आक्रमण, है ना। इसमें आपने इस कासिम के आक्रमण के बारे में पढ़ा। फिर था तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तुर्कों में आपने महमूद के बारे में पढ़ा, महमूद गजनवी, ठीक है। और हमने पढ़ा महमूद गजनवी के अलावा इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे गौरी के बारे में, ठीक है। गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे, इन दोनों ने तुर्कों पर आक्रमण किया था। डन। तो महमूद गजनवी की कमी के बाद उसकी कमजोर उत्तराधिकारी कौन, गजनवी साम्राज्य की तेजी से विघटित हो गया। जो गजनवी साम्राज्य था वो तेजी से विघटित हुआ और सैलकुश तुर्कों ने एशियाई संपत्ति से वंचित कर दिया, जबकि अफगानिस्तान के भीतर उन्हें घोरिंदो या घुरिया से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। घुरिद राजवंश था जिससे उनको सामना करना पड़ा बाद में, क्योंकि गजनवी जो था वही एक ताकतवर शासक था इनका, ठीक है। अफगानिस्तान पर प्रभुत्व और किली गजनवी घुर के शासक घरानों के बीच में एक लंबा संघर्ष चला और अनंत हुआ क्या, अनंत गुरु ने कमजोर गजनवियों के हाथों से गजनी पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जो गुरु ने क्या करा, जैसे कि आपको पता है कि गजनवी की मृत्यु कब हो गई थी, हमने अभी तक पढ़ा। गजनवी ने 1000 ईस्वी में हमारे यानी कि भारत पर हमला करा, है ना। पंजाब के शाही वंश के साथ में उसकी लड़ाई हुई थी, जयपाल के साथ में, है ना। तो 1000 से लेके 1027 तक उसका लास्ट आक्रमण हुआ और 3 साल बाद 1030 में उसकी मृत्यु भी हो गई। फिर इसकी मृत्यु के बाद गजनवी वंश जो था उसको एक अलग ही मोड़ के रूप में चलना पड़ा और एक अलग उन्होंने मोड़ लिया गजनवी वंश ने, जिससे क्या हुआ, एक घुरी राजवंश की स्थापना हुई इनके बाद में, जो कहां पर, गजनवी में, ठीक है। अब गजनी ने क्या करा, हेरात के बीच में 1000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कुछ इतिहासकारों ने गुरुवंश को अफगानों के रूप में वर्णित किया है, लेकिन दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया जाता। परिवार तुर्क था, यानी कि जो वो थे, यानी कि जो घुर थे, इनका परिवार भी क्या था, तुर्क था, और जिन्हें सन शनि वंश भी कहा जाता था। अब इस सन शनि वंश से निकल कर आएगा मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी को भी सनसनी वंश का शासक बोला जाता था। मूल रूप से ये फारस थे, घुर जिला कृषि प्रधान था, लेकिन ये मध्य एशिया में अपने कुछ अच्छे घोड़ों और स्टील के लिए भी जाने जाते थे। युद्ध में सबसे प्रभावी साधन इनके पास होते थे और 11वीं शताब्दी में अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। 1009 में महमूद गजनवी ने इसे जीतकर सामंत बना लिया था, पर और गजनवीडो के पतन के साथ में घूर के जो शासक थे खुद पर जोर देना शुरू करा और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में न केवल स्वतंत्र हुए बल्कि गजनवीडो के खिलाफ सत्ता भी संघर्ष शुरू कर दी। मतलब ये कि गजनवी ने पहले, महमूद गजनवी ने इनके जो शासन का जो इनका एरिया था वहां पर भी अपना प्रभुत्व रखा, पर हुआ क्या, जब महमूद गजनवी की मृत्यु हुई तो गुरु ने क्या करा, गुरु ने घुर्स के जो शासक थे इन्होंने अपना कब्जा बनाना शुरू करा, इवन कर भी लिया। परिणाम स्वरूप गजनवी का विनाश हुआ और घुर का अलाउद्दीन हुसैन गजनी शहर को पूरी तरह से तबाह करने में सफल रहे। जहां जोज उपमान मिला दुनिया को जलाने वाला, जिसमें शहर को लूटा गया, आग लगा दी गई। गजनवियों की शक्ति की प्रतिष्ठा को कराल झटका दिया और अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी पुत्र था सैफउद्दीन, जिसके चचेरे भाई गयाजुद्दीन उत्तराधिकारी बने और गयाजुद्दीन ने अपने भाई शिहाबुद्दीन, सारे उद्दीन उद्दीन है शिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन और मोहम्मद को गजनी जीतने के लिए भेजा। अब इन लोगों ने गजनी जीती और 1173 से लेकर 74 में गजनी पर विजय प्राप्त की और उन्होंने गजनी का गवर्नर नियुक्त भी मिल गया। यानी कि बेसिक सी बात है कि अब क्या हुआ, जो यहाँ से गुरिद एम्पायर शुरू हुआ। देखो, जो ये थे ना गजनी लोग थे, इन लोगों ने क्या कर रखा था बेटा, गजनी लोगों ने, इन्होंने जहां अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की थी, ठीक है, जहां पर इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की थी, ये एक्चुअल में इधर तो नहीं आ पाए थे, पर जो इनके साम्राज्य पे, गजनी पे से इनके साम्राज्य पे किन्होंने
घुरीद ने क्या करा, अपना आधिपत्य कायम किया। पर कब किया, जब 1030 में किसकी मृत्यु हो गई, गजनवी की मृत्यु हो गई, महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई 1030 में। उसके बाद से इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनको लूट ले, इनको लूट के पूरा अपने अधीन ये सारी चीजें कर ले। तो भारत में यहाँ पर भारत से लेके पूरा ही भारत का हिस्सा है और सिंध के क्षेत्र तक, ठीक है, सिंध का जो क्षेत्र था आपका, ये पूरा पूरा क्षेत्र, ठीक है ना, इवन यहाँ तक का भी, सिंध से इधर पूरा ये क्षेत्र इन्होंने अपने अंडर ले लिया और ये पूरा एम्पायर यहाँ तक फैल गया। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे राष्ट्रकूट, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रकूट, और उत्तर में गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगी वैसे मैं आपको अभी, ठीक है ना, यहाँ पे उत्तर में गुज्जर प्रतिहार, इधर की साइड, उत्तर की साइड गुज्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूल थे, चोल थे, ठीक है। इन तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी बना हुआ था, एक त्रिपक्षीय संघर्ष था इनके बीच में, बताऊंगी वो भी किस प्रकार से। पहले मोहम्मद गौरी का स्टार्ट कर दें। अब हमें ये समझ में आ गया कि गजनवी जो थे वो किस तरीके से उनका आवागमन खत्म हुआ और किस प्रकार से दूसरे वंश का जो घुरीद एम्पायर था उसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। जो अब बात आती है कि यहीं से सनसनी वंश से एक गजनी राज्य पर पकड़ मजबूत करने के बाद मोहम्मद गौरी का नाम शहाबुद्दीन भी था। मोहम्मद गौरी ने अपना ध्यान भारत की विजय की ओर लगाया और महमूद गजनवी की तरह उन्होंने भी 30 वर्षों तक लंबी अवधि में कई अभियानों का नेतृत्व किया और उसने अनेक कारणों से भारत पर आक्रमण भी किया, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने अनेक कारणों से भारत पर आक्रमण भी किया, 30 साल तक लंबी अवधि तक उसने यहाँ पर आक्रमण किया। कैसे कैसे, मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी शासक था, अपने युग में महान शासकों की तरह वह भी शक्ति और गौरव के लिए अपने साम्राज्य की विस्तार चाहता था। इसीलिए यानी कि बेसिकली साम्राज्य का विस्तार करने के लिए घुर और गजनी के शाही परिवार वंशानुगत शत्रु थे। ध्यान से सुने, शत्रु मतलब कि लोग एनिमीज थे, वंशानुगत घुर और गजनी शासक, ठीक है, जो महमूद गजनी से रिलेटेड था। तो उस समय तक गजनी अभी पंजाब में शासन कर रहे थे। एक गजनी की ना एक प्रॉब्लम थी, क्या, एक इनकी ना मेंटेलिटी अजीब सी थी कि इन्होंने अपना ना शासन नहीं बढ़ा पाए। गजनी पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद गौरी पंजाब को भी अपने अधीन मिलाना चाहता था। वह वंशानुगत शत्रु की बची हुई ताकत को खत्म कर सके और राज्य को पूर्व की ओर सुरक्षा भी प्रदान कर सके। वो चाहता था कि अब ये जो वंशानुगत हमारे बीच में दुश्मनी है, ये सारी शक्तियां मेरे अंडर आ जाए ताकि वो सामने वाला दुश्मनी करने लायक ही ना बचे। पश्चिम की ओर बढ़ती शक्ति बढ़ाने की घुर राजवंश कौन सा है, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। फारस को ख्वारिज्म राजवंश की बढ़ती शक्ति द्वारा चुनौती दी गई और इसलिए घुरिंदों के सामने अल्प विकल्प पूर्व की ओर यानी भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। हाँ, मोहम्मद गौरी ने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, पश्चिम की ओर बढ़ते हस्तक्षेप की वजह से, ठीक है। लूट और डकैती निश्चित रूप में मोहम्मद गौरी का उद्देश्य नहीं था, ठीक है, लूट और डकैती नहीं था इसका उद्देश्य। हालांकि पराजित सरदारों से लूट या श्रद्धांजलि के रूप में पर्याप्त सोना चांदी प्राप्त करने का ध्यान रखा उसने। ज्यादा लूट इसका निश्चित उद्देश्य नहीं था, इसका लूट की जगह पे सोना चांदी प्राप्त करना ज्यादा बड़ा उद्देश्य था। ख्वारिज्म शाहों के खिलाफ अफगान प्रभुत्व की रक्षा के लिए मजबूत सेना जुटाने में मदद भी की। अब हुआ क्या, मोहम्मद गौरी के समय भारत की स्थिति, 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ। 1027 में महमूद गजनवी ने क्या करा, लास्ट आक्रमण किया था अपना, है ना। 148 कितने 148 साल बीत चुके थे, कितने 148 साल बीत चुके थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया बेटा, 1075 में, ठीक है, याद रहे कब किया, 1075 में किया। डेट्स याद रहे, दोबारा से याद करें डेट्स। 711 में अरब का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, 712 में मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो गई। 1000 ईस्वी में किसने, गजनवी ने, महमूद गजनवी ने शासन किया। 1000 ईस्वी से लेके 1027 तक उसके 17 आक्रमण हुए थे, लगभग 17 आक्रमण हुए थे, ठीक है। 1175 में किसने किया, मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया, तब किया 1175 में किया। लेकिन शासक राजवंशों और उनके राज्यों के क्षेत्र में बदलाव
के अलावा भारत की स्थिति एक भी उल्लेख परिवर्तन नहीं हुआ। राजनीतिक रूप से भारत उत्तर दक्षिण दोनों में कई राज्यों में विभाजित था। उनमें से इतने बड़े शक्तिशाली थे कि विदेशी आक्रमणकारी चुनौती का सामना कर सकते थे, और लेकिन गौरव और शक्ति के लिए उनका एक दूसरे के खिलाफ लगातार लड़ना प्राथमिक कमजोरी थी। जो हमारे यहाँ के राजा थे ना, वो आपस में ही लड़ते रहते थे, जैसे गुज्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, चोल थे, है ना, चेरी, ये लोग आपस में लड़ते रहते। प्राथमिक कमजोरी यही थी क्योंकि उन्होंने अपने अपने बड़े खतरे के समय भी एकजुट होने की अनुमति नहीं दी। इतना बड़ा खतरा उन पर आया कि गजनबी ने उनके ऊपर आक्रमण करा, मोहम्मद गौरी ने करा, उसके बावजूद भी ये लोग एकमत नहीं हुए और सिर्फ और सिर्फ अपने बीच की जो लड़ाई है उसकी वजह से इन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया। किसी विदेशी शत्रु के विरुद्ध या उनके विरुद्ध संपूर्ण संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, और उस समय सिंध और मुल्तान पर दो स्वतंत्र शिया मुस्लिम शासकों का शासन था, किस पर, सिंध पर और मुल्तान पर, जबकि पंजाब अंतिम गजनबी खास शासक खुसरव शाह के हाथों में था। कोई शक्तिशाली शासक नहीं था वहां पे, वे भारत में कोई सफलता हासिल करने के लिए असफल रहे। दिल्ली का चौहान शासक उससे कुछ छीनने में सफल हो गया था, ठीक है। दिल्ली के चौहान शासक थे उस टाइम पे, इवन ये आपस में भारत के जो शासक थे ना, ये लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से गौरी और महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों को एक मौका मिलता था भारत पर आक्रमण करने का, भारत की क्षेत्रता को अखंडता को तोड़ने का, ठीक है। अब गुजरात के कटियारपुर चालुक्यों के शासन था उस टाइम पर, जिस टाइम पे इन्होंने कहाँ पर क्या क्या था ये बता रहे हैं। दिल्ली में चौहान शासक था, गुजरात में कठियावाड़ चालुक्यों का शासन था, राजधानी अनहिलवाड़ा थी, ठीक है। चालुक्य दिल्ली और अजमेर के चौहान विरुद्ध युद्ध करके अधिकांश शक्ति खो दी थी। मूल राजा द्वितीय उनका शासक था, मूल राजा द्वितीय मतलब पृथ्वीराज चौहान था। चौहान के शासकों में मूल राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। दिल्ली और अजमेर पर चौहानों का शासन था, पृथ्वीराज तृतीय शासक थे उस टाइम पर। जिस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान वहां के कौन थे? शासक थे, ठीक है। अब आपको तराइन की लड़ाई जब यहाँ पे ही पता चलेगी, पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, पृथ्वीराज तृतीय यानी कि थर्ड, एक 1175 में इन्होंने जब तराइन की लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में, तराइन एक जगह है, ठीक है, वहां पर जब इनकी लड़ाई हुई तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। वो भी पता है कैसे हुई थी? जब पृथ्वीराज चौहान इन्हें मार रहे थे मोहम्मद गौरी को, तो ये अधवेरे से हो गए थे, भाग रहे थे पीठ पीछे, पृथ्वीराज चौहान ने इनको मारा नहीं, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी बच गया और वापस चला गया। एक साल में ट्रेन होकर फिर दोबारा से उसने एक साल बाद आया और दोबारा पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, और तराइन का सेकंड वॉर जो हुआ था वो भी तराइन में ही हुआ था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, वो मर गए, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, ठीक है। इसी तरीके से महत्वाकांक्षी शासक था पृथ्वीराज चौहान जो था, पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया इन्होंने और ईर्ष्या भड़का दी, चालुक्य पराजित हुए, ठीक है। इन्होंने आपस में लड़ रहे थे ये, ठीक है। मोहम्मद गौरी का तो क्या ही सामना करे, आपस में लड़ रहे थे। गढ़वालों ने कन्नौज पर शासन किया, भारत में सबसे अधिक विस्तृत था इनका शासन, और जयचंद्र का शासन था जो कन्नौज पर था, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ तो खेयर दर्रे उपयोग मार्ग नहीं किया उसने, डेरा इस्माइल खान के पश्चिम में गोमल दर्रे का इस्तेमाल किया और छोटा मार्ग मानते हैं हमें। सबसे पहले खेबर दर्रे की लाहौर गजनबी शासकों ने अच्छी तरह से रक्षा की थी। दूसरा, मोहम्मद गौरी का इरादा था गजनबियों के साथ सीधे टकराव से बचने का, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला जो आक्रमण किया था 1175 में किया था, है ना, मुल्तान पर आक्रमण किया, करमाती शासक ने आसानी से जीत लिया इसे, ठीक है। इसके बाद उच्च निचले सिंध को अपने क्षेत्रों में मिला लिया और विदेशी प्रदेश को अपने प्रभावी सैन्य नियंत्रण में लाया, कुशल नागरिक प्रशासन की स्थापना करी, और 1778 में मोहम्मद गौरी ने फिर गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है। हाँ, बस पेशावर पर ये तो डायरेक्ट आपको ना डेट्स, एक काम करो, डेट्स हाथों हाथ लिखते चलो। नंबर 1 पे डालो, पहले लिखो कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण, नंबर 1 पे डालो पहले। मैं इसको और छोटा कर देती हूँ, ठीक है। नंबर 1 डालो आप, नंबर 1 पे आपने डालना है पहले, सर्वप्रथम लिखो नंबर 1 पे 1175, ठीक है। लिखो मुल्तान पर आक्रमण, डन, पहला। फिर लिखो 1178, फिर लिखो गुजरात पर आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने किया था ना,
ठीक है। फिर लिखो 1178 के बाद 1169, फिर लिखो पेशावर पर कब्जा। ठीक है। फिर लिखो 1185 सियालकोट पर विजय प्राप्त करी, इतना लिखो। फिर लिखो 1186 लाहौर पर आक्रमण किया। ठीक है। 1192 में खुसराव शाह की हत्या कर दी, खुसराव शाह की हत्या कर दी। ठीक है। खुसराव शाह कौन थे? लाहौर पेशावर के क्या थे? गजनवी शासक थे खुसराव शाह। ठीक है। गजनवी के शासक थे अंतिम, इनकी हत्या कर दी। फिर लिखना है आपने 1189 में मोहम्मद ने मतलब मोहम्मद गौरी ने भाटिंडा पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। ठीक है। भाटिंडा पर 1189 में किया था। और तराइन का जो युद्ध क्षेत्र था उसे एक दूसरे से मिला दिया, तराइन का। ठीक है। तराइन की पहली लड़ाई ये याद रखना 1175 में हुई थी, किसके खिलाफ हुई थी? ठीक है। 76 में भी हुई थी वैसे तो। और फिर मोहम्मद गौरी का सामना तराइन की युद्ध क्षेत्र में शत्रु एक दूसरे से मिले युद्ध के स्थल पे स्थान को लेकर विवाद है। एबीएम हबीबुल्ला, अलेक्जेंडर कनिगम और भाटिंडा और सिरसा के बीच में तोबरन नामक गांव की पहचान करते हैं। और फरिश्ता के अनुसार मतलब ये कुछ फिलोसोफर ऑफ हिस्ट्रीज है जो बता रहे हैं आपको तराइन का युद्ध कहाँ हुआ। तराइन दिल्ली में 80 मील दूर है। तराइन की पहली लड़ाई 1190 और 91 में हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई। ठीक है। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, बता तो दिया ही था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे बंदी बना लिया, फिर उसे छोड़ दिया। ठीक है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने जब उसे छोड़ दिया, उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। पृथ्वीराज ने भाटिंडा के किले पर हमला किया और 13 महीने के बाद कब्जा कर सका था उसके बाद। एंड पृथ्वीराज चौहान जो था, सेकंड लड़ाई जब हुई तराइन का जब सेकंड युद्ध हुआ, ठीक है, दूसरी लड़ाई, यू कैन सी दैट, लेट मी शो, वेट। ठीक है। जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, ठीक है, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, तो भारतीय इतिहास की लड़ाइयों में से एक साबित हुई। और इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। ठीक है। और वह जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हार ने के न केवल चौहानों की शाही शक्ति को नष्ट कर दिया बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर विपत्ति ला दी। अब पृथ्वीराज चौहान जब यह हारा, तराइन का सेकंड युद्ध जब हारा वो, तो इससे पूरे हिंदुस्तान पे विपत्ति आ गई। इस लड़ाई में मुसलमानों के लिए भारत की विजय का रास्ता खोल दिया और अजमेर दिल्ली दोनों पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। उसकी आगे की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब आगे वो आने वाले टाइम पे आराम से विजय कर सकता था, है ना। और 1193 में दिल्ली को भारत मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी बनाया। अब मेरठ पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन ये आ सकता है, सुनो, दिल्ली को भारत में मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? मोहम्मद गौरी ने। कब बनाया? 1193 में बनाया। ये आ सकता है क्वेश्चन। उसी वक्त उसने मेरठ पे भी कब्जा किया था। इसके बाद उन्होंने बुलंदशहर की घेराबंदी की और कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लगभग 6 महीने गजनी में रहे। फिर मोहम्मद गौरी के भविष्य की कार्यवाही में संबंध निर्देश प्राप्त करने दिल्ली गेट लौट आए और 1194 में ऐबक ने ब्रा को और कोइल अलीगढ़ पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद गौरी ने 1194 में सुसज्जित सेना के साथ भारत वापस आया। और हाँ, 1100 क्या उसमें से नोट्स बनाने पड़ेंगे मेन मेन पॉइंट के? हाँ। तो हम्म। अभी हमने पढ़ा क्या कि पहला युद्ध कब हुआ इसका, मोहम्मद गौरी ने कब करा, जो इस पे करा, तराइन का पहला युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रही हूँ, इसको करो। ठीक है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? पहला कब हुआ तराइन का? बताओ। 1191 में हुआ, है ना। 1191 में हुआ तराइन की पहली लड़ाई। ठीक है। और दूसरी कब हुई? दूसरी कब हुई? आगे। तराइन की पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1191 में, है ना। और तराइन की दूसरी लड़ाई आपकी हुई है 1192 में। तो ये याद रखना, ठीक है। एक एक साल का गैप है। फिर 1190,
1193 में दिल्ली को राजधानी बनाया और 1194 में उन्होंने सेना वापस लेकर आए अपनी, और कन्नौज के शासक जो थे जयचंद्र, उनके साथ में जयचंद्र की पृथ्वीराज तृतीय से शत्रुता थी और तुर्कों के विरुद्ध उनकी सहायता नहीं की, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, उनसे भी युद्ध किया और अब उसे भी अकेले ही मोहम्मद का सामना करना था, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में युद्ध हुआ। इटावा और कन्नौज के बीच जयचंद्र के पास यमुना नदी के तट पर हुआ था ये युद्ध, और युद्ध में राजपूत हार गए और जयचंद्र मारा गया। इसीलिए मोहम्मद गौरी बनारस तक आगे बढ़ सका और कन्नौज राज्य के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसीलिए मोहम्मद गौरी की सेनाओं का विरोध करने के लिए उत्तर भारत में अब कोई भी शक्तिशाली राज्य नहीं बचा था। अब मोहम्मद गौरी खुद एक शक्तिशाली था। मोहम्मद गौरी ने फिर ऐबक को छोड़कर गजनी वापस चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, उसे यहाँ पर छोड़ दिया और खुद गजनी वापस चला गया। उससे कह दिया कि तुम देख लेना यहाँ का, है ना, और जिसे अपनी ताजा विजय को मजबूत किया और अजमेर, अलीगढ़ आदि में विद्रोही को दबा दिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी बहुत ही खतरनाक शासक था भाई। इसने बहुत ही ज्यादा दिमाग से गेम खेलकर और धीरे धीरे क्या करा, सभी को अपने अधीन कर लिया। अब 1194 खत्म हो गया, 1195 में भारत वापस आया दोबारा। इस बार उसने बयाना पर विजय प्राप्त करी और ग्वालियर पर आक्रमण किया। अब किस पे करा, ग्वालियर पर आक्रमण किया। गौरी ने राजपुताना दोआब के बीच में बहाउद्दीन तुर्गिल सौंपी और बाहर चला गया। अब 1195 में उसने फिर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी अगले कुछ वर्षों तक भारत वापस नहीं आ सका। अब भारत में अपनी विजय को मजबूत करने की जिम्मेदारी राज्यपालों विशेषकर ऐबक पर थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक पर अपना शासन को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी। और ऐबक ने गुजरात पर हमला करा, राजधानी अलीगढ़ को लूट लिया। ठीक है, बदायूं, बनारस, चंदावर की विजय प्राप्त करी, कन्नौज की विजय मजबूत की। ऐबक ने महत्वपूर्ण विजय में से एक बुंदेलखंड की विजय थी। ठीक है, जो चंदेल शासक और पन्नादेव अब मध्य भारत के एकमात्र राजपूत शासक थे। अब क्या करा इन्हें, 1195 के 1195 के बाद वो वापस नहीं आया भारत, तो उसने ऐबक पे सारी जिम्मेदारी छोड़ दी और इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी नामक एक छोटे सरदार ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। खिलजी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कहीं भी किसी का भी विरोध करने का प्रयास नहीं है, महत्वपूर्ण आकांक्षा इनकी बढ़ी। अब सैनिक काल बढ़ता चला गया और लूटम लाट होती चली गई। इसी तरीके से बख्तियार उद्दीन तिब्बत पर भी विजय प्राप्त कर पाए और अपनी मृत्यु से पहले उसने बंगाल और बिहार के एक बड़े भाग को तुर्की के अधीन कर लिया, जिसकी कल्पना मोहम्मद गौरी या ऐबक ने भी नहीं की थी। ठीक है, दीजिए जब हाँ तक वही की लास्ट काल देख ली। अब मोहम्मद गौरी पहुंच गया 1205 ईस्वी में। ठीक है, 1205 में उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच खोकरों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और भाई जैसे कि हमेशा ये जीतता था, है ना, जमकर लड़ाई की, पर इस बार वह हार गया और कड़ी सजा दी गई। लाहौर में मामलों को ठीक करने के बाद मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट गया। ठीक है, अब वो थोड़ा अपने ऊपर मरहम वरहम लगाने गया था बेचारा, पर हुआ क्या, अपनी वापसी यात्रा के दौरान 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोकर डेयर डेविल्स की पार्टी द्वारा सिंधु नदी के तट पर धम्यक उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जो सबको मारता है उसको मारने वाला भी कोई ना कोई पैदा होता है ना, तो ये उसका उदाहरण है कि फिर उसको चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कब, 1206 में। अब ध्यान से सुनो, 1206 में ये मरा और कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका गुलाम था, ठीक है, वो देख रहा था कि कब ये मरे और कब मैं अपनी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। ठीक है, तो 1206 में जैसे ये मरा तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक में दिल्ली सल्तनत शुरू की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। ठीक है, जैसे ही खत्म हुआ। ठीक है, समझ में आ गई किस तरीके से, डेट्स डेट्स मैं आपको नोट्स में व्हाट्सएप कर दूंगी, बट इस तरीके से आपने स्टोरी को लर्न रखना है कि ये कैसे खत्म हुआ। ठीक है, 1205 में इसका युद्ध हुआ था खोकरों के बीच में, खोकरों से लड़ाई हुई, हार गया, फिर जा रहा था वापस गजनी मलहम पट्टी कराने के लिए, और बीच में ही उसे चाकू मार के खत्म कर दिया गया। देन अब मोहम्मद गौरी का थोड़ा सा चरित्र पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी ही नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम।
ठीक है, मोहम्मद गौरी का चरित्र देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते समय आमतौर पर किसी को उसकी तुलना महमूद गजनवी से करने का प्रलोभ होता है, कभी कभी अनुचित रूप से महत्व को कम कर देता है, परंतु इतिहास में मोहम्मद गौरी की स्थिति महमूद गजनवी की तुलना करते हुए निविड़वाद है। यानी कि सेनापति के रूप में मोहम्मद गौरी का महमूद गजनवी से कोई मुकाबला नहीं था। महमूद एक जन्मजात सैन्य कमांडर था, पर वह भारत में अपने सभी अभियानों में सफल भी रहा और वह मध्य एशिया में उतना ही सफल रहा, महमूद गजनवी जो था। ठीक है, तो इसीलिए महमूद गजनवी एक व्यापक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना थी। वह इस्लामी दुनिया का पहला सुल्तान बनने का सही हकदार था। महमूद गजनवी पहला सुल्तान बना था इस्लामिक शासन का। ठीक है, जीवन काल में अजय रहा। महमूद गौरी मूल राजा पृथ्वीराज चौहान और खारिज की बुरी तरह से पराजित हुआ। हालांकि मोहम्मद गौरी की महानता ये थी कि कोई भी उसकी भावना को कम नहीं कर सका या उसकी महत्वाकांक्षा को नहीं रोक सका। ठीक है, उन्होंने अपनी हर सफलता से सीखा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और दूर किया। जैसे कि उसने पहली बार तराइन की लड़ाई हारी पर दूसरी बार जीती। मोहम्मद गौरी ने सेनापतियों में भय नहीं बल्कि आत्मविश्वास जगाया और स्पष्ट साम्राज्यवादी जो मोहम्मद गौरी था वो अपने सेनापतियों पे ज्यादा ध्यान देता था क्योंकि उनसे तो लड़ाई करवानी ही साथ में। ठीक है, तो सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपयोग कराता था उनसे। लेफ्टिनेंटों को उपलब्धियों का पूरा श्रेय दिया और अपने स्वयं के व्यक्तित्व पंथ को भी थोपकर उनके कद को कम नहीं किया। खुद की बातों को नहीं थोपता था, उनकी चीजों को भी सुनता था, उनकी बातों को भी सुनता था। मोहम्मद गौरी की सफलता और विजयों से महमूद गजनवी की विजयों की तुलना में अधिक स्थायी परिणाम प्राप्त हुआ। प्रोफेसर प्रोफेसर की ए निजामी लिखते हैं कि 3 शानदार पराजय अंधकुद, तराइन और अलहिनवाड़ा नायक को, जैसे प्रोफेसर हबीब कहते हैं कि मध्य युग में सबसे महान साम्राज्यों में से एक की स्थापना का श्रेय उसी को जाता है। कि अंधकुद, तराइन और अलहिनवाड़ा का जो साम्राज्य उसी को जाता है, इसका जो प्राच्य है। ठीक है, तो इसी तरीके से महमूद गजनी के ऊपर वो उठ जाता है इन सब बातों से। मोहम्मद गौरी जो था भारत की पतनशील राजनीति संरचना का सही अनुमान लगाया और हर तरह से यहाँ पे तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। उसने सबको एक साथ नहीं मारा, उसने पहले पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई ली। पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई जयचंद्र से हुई। पहले पृथ्वीराज को मारा, बाद में जयचंद्र को मारा, क्योंकि पृथ्वीराज को मारने में जयचंद्र ने उसका साथ नहीं दिया था, इसलिए उसने जयचंद्र को मारा। ठीक है, निसंदेह भारत की विजय आसान नहीं थी। मोहम्मद गौरी को हर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और वह 2 बार राजपूतों से हार भी गया, और पर भी उसने फिर भी लक्ष्य नहीं छोड़ा। तो इससे पता चलता है उसका चरित्र कैसा था। वह हारता था, फिर चीजों को सीखता था एंड जीत की तरफ बढ़ता था। मोहम्मद गौरी ने ना तो हिंदू सरदारों की स्थिति बदली और ना ही उनकी अधीनता को स्वीकार की, ना ही उनसे प्रशासन का हस्तक्षेप किया। विजित क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करी और बस सभी जगह सैन्य चौकियां स्थापित की और तुर्की सैनिक के साथ में घेर लिया। अब भारत में तुर्की शासकों को मजबूत करने की सहायता मिली। उसने किसी को तोड़ना नहीं चाहा कि मैं उन सरदारों से उनकी स्थिति बदल दूं। ठीक है, उन्होंने अपनी जितनी भी क्षेत्र थे उसको मजबूत बनाना चाहा। मोहम्मद गौरी का स्वभाव एक अच्छा निर्णायक था। वह अपनी सेवा के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों का चयन करता था। वो देखता था कि मेरे अंडर किन किन व्यक्तियों को काम करना है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये काम करता था, क्योंकि चयन करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जिन लोगों के साथ में आप रहोगे फिर उस तरीके से ही आपकी क्या हो जाएगी, जिंदगी हो जाएगी। इसीलिए इसने बहुत अच्छा काम किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदुज और मालिक बहाउद्दीन तुर्गिल, जिन्होंने खुद को काफी सक्षम साबित भी किया, भारत में उनकी सफलता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे और मोहम्मद गौरी द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया। प्रोफेसर एबीएम हबीबुल्लाह लिखते हैं कि यदि एक राजवंश स्थापित करने में विफल रहे तो भी उन्होंने ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जो उनके आदर्शों के प्रति अधिक वफादार साबित हो। उन्होंने ऐसे लोगों को सिखाया, ऐसे लोगों को एजुकेशन दी, ऐसे लोगों को चीजों की नॉलेज दी जो उनके प्रति वफादार हो सके, उनके साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बेहतर रूप से उपयुक्त हो। मोहम्मद गौरी का ये सबसे बड़ी जीत थी। मोहम्मद गौरी मुख्य रूप से अपने चरित्र ताकत के कारण सफल हुआ था। उनके पास एक उच्च आदर्श था। उन्होंने भारत में प्रारंभिक विफलताओं में ख्वारिज में शाह के अपनी हार के बाद अलग होने से इनकार कर दिया और मोहम्मद गौरी ने हमलों और विजय की योजना पहले बनाई। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने बदला भी, कमजोरियां ज्ञात हुई तो उनको दूर भी किया। युद्ध और राजनीति के अंदर जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी ये चीज कमजोर है या मैं इस चीज में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ तो पहले मैं उसको ट्रेन करूंगा, देन उसके बाद आक्रमण करूंगा। तो ये उनकी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानता थी कि वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो अपनी कमजोरियों को पहले समझकर उसको उसके ऊपर वर्क कर
देन दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करते थे। दैट्स वाई उनका साम्राज्य बहुत ज्यादा फैल गया। और अब मोहम्मद गौरी के बाद हम पढ़ेंगे स्लैब वंश, यानी कि जब 1206 में मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो इनके गुलाम थे, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना कर ली, यहाँ पर अपना आपको सम्राट घोषित कर दिया और यहाँ से अपनी शुरुआत की, ताकि वो और जितने भी गौरी के द्वारा या उनके द्वारा राज्यों पर प्रभुत्व जमाया गया था वो उनके हाथों से ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और यहीं से गुलाम वंश की स्थापना हो गई। गुलाम वंश की स्थापना इसलिए भी गुलाम वंश की स्थापना में मतलब जो वंश है उसे गुलाम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी द्वारा दी गई थी और मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसीलिए इस कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश चलेगा वो क्या कहलाएगा, गुलाम वंश। यहाँ से दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि किस तरीके से ये स्टार्ट हुई, ठीक है, दिल्ली सल्तनत कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई। देन